हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है और जहाँ जहाँ एग्जाम्स होते हैं, जब जब चाहे वो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे यूजीसी नेट वगैरह का हो, यानी जो प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन में जब आता है तो अप्रोचेज के, आइडियोलॉजीज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप लोग विचारधारा के क्वेश्चंस बोलते हो। तो आज हम लिबरल जो विचारधारा है, जो लिबरल आइडियोलॉजी है, जिसको आप लोग हिंदी में उदारवादी विचारधारा बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो क्लासिकल लिबरल के बारे में हो, चाहे वो ट्रेडिशनल लिबरल के बारे में हो, चाहे वो सोशल लिबरलिज्म के बारे में हो, चाहे वो रिवाइज्ड लिबरलिज्म के बारे में हो, इन सारी चीजों पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की होने वाली है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि सभी चीजों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आमतौर पर डिस्कस किया जाए। क्योंकि जब हिंदी मीडियम वालों की वीडियो बनाते हैं तो इंग्लिश वालों की शिकायत होती है कि सर हमारी नहीं आई, इंग्लिश की बनाते तो हिंदी वाले बच्चे छूट जाते हैं। तो जो मेन वर्ड्स हैं मैं दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करूंगा, फिर भी कोशिश रहेगी कि सभी बच्चों को इसका पूरा फायदा हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, या यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, या फिर यूपीएससी वगैरह में आपको पॉलिटिकल साइंस है, तो ये टॉपिक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। या फिर अगर आप मास्टर वगैरह पॉल साइंस में कर रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो केवीएस हो, डीएसएसबी हो, एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, सबके लिए स्टडी मटेरियल हमारा कोरियर से भेजा जाता है। तो इसको आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको प्रिंटिंग मटेरियल भी मिलेगा और हैंड रिटन अगर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना एग्जाम कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है, ये लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर। जो भी इंफॉर्मेशन होगी डेली की, वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आती रहेगी। आज कौन सी क्लास है, आज किसका पीडीएफ हमने बच्चों को सेंड किया है, वो आपको मिलता रहेगा। कौन सा एग्जाम आना है, किसके एग्जाम डेट क्या रहेगी, किसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कहाँ कहाँ वैकेंसी है, किसकी क्या योग्यता है, तमाम चीजें अपडेट्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती रहेगी। ये वही बच्चे करें जिन बच्चों का नंबर हमारे पास पहले सेव नहीं है, जिन्होंने पहले कर रखा है उनको जरूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं परंपरागत उदारवाद की, ट्रेडिशनल लिबरल की। ट्रेडिशनल लिबरल से भी पहले मैं बात करता हूं उदारवाद की। उदारवाद या उदारवादी या फिर उदारवादिता, यानी जो लिबरलिज्म है वो होता क्या है। दोस्तों, उदार जैसे शब्द से आपको लग रहा है ना, उदार, उदार यानी पोलाइट। उदारवाद वाले समर्थक वो लोग होते हैं जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो निष्पक्षता की बात करते हैं, यानी बाजार में खुलापन हो, विचारों में खुलापन हो, बात करने की स्वतंत्रता हो, बिजनेस करने की स्वतंत्रता हो, जीवन जीने की स्वतंत्रता हो। ये वो लोग होते हैं जो आमतौर पर फ्रीडम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो इसमें कई सारी विचारधाराएं आपको ऐसे दिखेंगी जहां पर संकीर्ण चीजें मिलेंगी, बट उदारवाद में हमेशा ही स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। सबसे पहले हम परंपरागत उदारवाद की बात कर लेते हैं, जिसको आप लोग ट्रेडिशनल लिबरल भी कहते हैं इन लोगों को, या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। उदारवादी विचारधारा जो है उसका जन्म 17वीं सदी में यूरोप के अंदर हुआ था। एक तो ये याद रखें, क्वेश्चन आमतौर पर पूछ लेते हैं कि उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति कब और कहां हुई। उदारवादी जो विचारधारा है, जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, जिसको हम लोग आगे जाकर के काउंट करेंगे, उससे पहले उदारवादी जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी ही है, उसकी शुरुआत की बात करेंगे तो 17वीं सदी में यूरोप के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव इंग्लैंड पर पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इंग्लैंड में इस समय औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया बड़े जोरों पर थी। इंग्लैंड के अंदर इस समय पर इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे जोरों पर था और शहरीकरण की प्रोसेस में था। वो गांव से लेकर के शहरीकरण, टाउनिंग हो रही थी, बड़े बड़े सिटीज बन रहे थे, सिटीज डेवलप हो रहे थे। तो इस प्रक्रिया से वो गुजर रहे थे। अब जब ऐसी सिचुएशन देश में होती है, आमतौर पर यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का जो परिणाम है वो उदारीकरण और शहरीकरण ही था। इसमें व्यक्ति पर बहुत ज्यादा बल दिया गया।
इसमें व्यक्ति पर सब कुछ केंद्रित कर दिया गया। जो सारे का सारा जो ध्यान है वो व्यक्ति के ऊपर केंद्रित कर दिया गया और लोकतांत्रिक विचारधारा का यहाँ जन्म हुआ। आप सोचिएगा, क्योंकि जब यूरोप के अंदर, इंग्लैंड जैसे देशों के अंदर शहरीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था, ऐसे समय में सारे का सारा ध्यान व्यक्ति पर, यानी एक खास करके व्यक्ति केंद्रित या व्यक्ति सेंटर्ड ये विचारधारा ने यहाँ पर जन्म लिया। और इससे क्या हुआ, इससे लोकतांत्रिक विचारधारा भी पैदा हुई। साथ में लोकतांत्रिक विचारधारा में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना हुई और उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नियंत्रण, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया गया और व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए लोकतांत्रिक विचारधारा का जन्म हुआ, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित की गई और जितने भी प्रोडक्शन के साधन हैं, जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उन सब पर किसका नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, व्यक्ति का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया, जिससे इस विचारधारा को बहुत ज्यादा बल मिला। इस प्रकार बाजारवादी जो व्यवस्था है, इससे क्या हुआ, जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है उसका जन्म हुआ, क्योंकि इससे बाजार डेवलप हुए और पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो बाजारवादी अर्थव्यवस्था के अंदर तब्दील होती हुई नजर आई। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो उदारवाद की जो शुरुआत है वो उन्हीं चरणों से गुजरी जिन चरणों से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली शुरू होती है, उत्पादन के साधन पर व्यक्ति का नियंत्रण हो जाता है और पूरे का पूरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो मार्केट के ऊपर बेस्ड हो जाता है। बाजारवादी अर्थव्यवस्था की यहाँ पर सीधी सीधी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद अगर विचारधारा की बात करें हम, उदारवादी विचारधारा की, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि इसकी विशेषताएं बताइए। उदारवादी विचारधारा की जो लिबरल आइडियोलॉजी है उसकी विशेषताएं आपको अगर बताने पड़े तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले उसकी विशेषता है समाज, और समाज किसके अनुसार है, बेंथम और जॉन लॉक। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि उदारवादी विचारधारा की विशेषता समाज को बताया है, ये किसका कथन है, या फिर उदारवादी विचारधारा की एक विशेषता समाज भी है, इनमें से किसने इसको सजेस्ट किया है, तो आपका आंसर बेंथम और जॉन लॉक आएगा। यानी बेंथम ने कहा है कि समाज व्यक्तियों का योग मात्र है, अतः व्यक्तियों के अलावा समाज का कोई पृथक अस्तित्व है ही नहीं। यानी इतना, मतलब आप सोचोगे इतना वो इसका पक्षधर है कि उसने यहां तक कह दिया कि जो समाज है ना वो लोगों का एक योग है, बहुत सारे लोग मिलकर के समाज डेवलप होता है और उन व्यक्तियों के अलावा समाज का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए लॉक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था निर्धारित करने का अधिकार है। उदारवाद ने पहली बार व्यक्ति को यहाँ पर प्राथमिकता दी। लॉक क्या कहता है, ये तो हम बेंथम की बात शुरू में कर लेते हैं, लेकिन जॉन लॉक क्या कहता है, लॉक के इन विचारों से राजा, ईश्वर, चर्च की बजाय व्यक्ति प्राथमिक बन गया। उसके द्वारा जो राजा होता था, जो ईश्वर होता था, उसकी बजाय व्यक्ति जो है प्राथमिकता बन जाता है, व्यक्ति जो है वो सेंटर पॉइंट में आ जाता है। इस व्यक्ति प्रधान समाज को हाब्स ने अणुवादी अधिक महत्व देते हैं, या उसके नाम बताया, क्योंकि अगर हाब्स की बात करेंगे तो उसने इस व्यक्तिवादी समाज को अणुवादी समाज के रूप में भी वो आगे लेकर चलता है, अपनी कई रचनाओं में वो इसका जिक्र भी करता है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि जो उदारवादी विचारधारा है उसकी जो पहली विशेषता है वो समाज है, और इसका समर्थन सबसे ज्यादा किसने किया, बेंथम ने किया। फिर समर्थन किसने किया, लॉक ने किया, और उसके बाद हाब्स ने भी किसी रूप में इसका समर्थन किया है। सेकंड जो विशेषता की बात करेंगे वो रहेगी संवैधानिक सरकार, जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। दोस्तों एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उदारवादी जो विचारधारा है उसकी जो दूसरी विशेषता है वो संवैधानिक सरकार रही है। उदारवादी विचार संविधानवाद पर आधारित है, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना संविधान कुछ नहीं होगा। जो उदारवादी जो विचार है जो डेवलप हुए हैं वो हुए ही संविधान के आधार पर है, तो वो संविधानवाद को समर्थन करते हैं, जिसका मतलब यह है कि सीमित व संवैधानिक शासन होना चाहिए। अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, व्यक्ति की सर्वोच्चता सीमित शासन है। मानवाधिकारों से शासन की शक्तियां सीमित होती हैं। इस शासन का पहला प्रयोग अमेरिकी संविधान निर्माताओं जेफरसन एवं मेडरसन ने किया, जहां नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च महत्व दिया गया। यानी अगर हम
खास करके उदारवादी विचारधारा का एक विशेषता देखें संवैधानिक सरकार, तो सबसे पहले जो इसका एक्सपेरिमेंट हुआ वो कहां पर हुआ? यूएसए के अंदर हुआ। यूएसए के संविधान के जो निर्माताओं में जिनको काउंट किया जाता है, जिनको आप लोग जेफरसन और मेडरसन बोलते हैं, जेफरसन और मेडरसन, जेफरसन और मेडरसन, यहां पर शुरुआत होती है। और यहां पर नागरिक जो अधिकार हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, नागरिक अधिकार जो हैं उनको क्या रखा गया? नागरिक अधिकारों को सर्वोच्च रखा गया, सुप्रीम जगह उनको दी गई। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से आप लोग इसकी विशेषताओं को एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तीसरा आता है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। उदारवादी विचारक निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी का जोरदार समर्थन करते हैं। किसका करते हैं वो? प्राइवेट प्रॉपर्टी। उदारवादी तो विचार लोग, जो विचार वाले लोग हैं, पूंजीवादी विचारधारा के समर्थन में वो जब आते हैं तो वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को समर्थन करते हैं। यानी इसमें वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिसको आप लोग हिंदी वाले बच्चे निजी संपत्ति पर वो बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और लॉक ने तो यहां तक कह दिया कि संपत्ति, ध्यान रखिएगा, लोग ने क्या कहा इसी मामले में, जॉन लॉक ने क्या बोल दिया कि संपत्ति जो है वो व्यक्ति का पैदाइशी, ध्यान रखिएगा, पैदाइशी अधिकार है। जॉन लॉक ने क्या बोल दिया यहां कि जो संपत्ति है ना, जो प्रॉपर्टी है, वो व्यक्ति का पैदाइशी अधिकार है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उदारवादी जो लोग हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कितना ज्यादा समर्थन देते हैं। तो इसलिए इसको पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली भी एक इसकी विशेषता मानी जाती है। इसलिए उदारवादी संपत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व के समर्थन में वो लोग हैं और इस वजह से बाजारवादी अर्थव्यवस्था को वो मानते हैं और पूंजीवाद के समर्थक हैं। तो ये बाजारवादी व्यवस्था को मानते हैं, बाजारवादी व्यवस्था को मानते हैं और ये किसके समर्थक हैं? पूंजीवाद के समर्थक हैं। पूंजीवाद के समर्थक हैं, जिसमें अमेरिका जैसे देशों ने अग्रणी भूमिका आगे जाकर के निभाई है। उसके बाद संपत्ति, ये देखो इसमें बताया गया कि संपत्ति व्यक्ति का जो है वो पैदाइशी अधिकार है। अब हम बात करते हैं उदारवाद के दार्शनिक पक्ष की, क्योंकि उदारवाद का एक दार्शनिक पक्ष भी है, एक फिलोसॉफिकल फील्ड भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। उदारवाद की दार्शनिक मान्यता क्या है? उदारवादियों को दार्शनिक मान्यता उनकी ये है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। उदारवादी व्यक्ति की स्वायत्तता में विश्वास करते हैं तथा इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। बेंथम ने उदारवादी दर्शन को व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख अर्जित करना चाहता है। तो उदारवादियों का एक दार्शनिक पक्ष भी है और उनका दार्शनिक पक्ष ये कहता है कि व्यक्ति जो हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और सब लोगों की ये चाहत होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त हो। तो ये उदारवाद का, लिबरलिज्म का दार्शनिक पक्ष है, यानी फिलोसॉफिकल ये फील्ड माना जाएगा, उसका एक ये फीवर माना जाएगा। तो ये आपको उदारवाद का दार्शनिक पक्ष की, ये इस तरीके के जो हैंडरिटन नोट्स हैं वो सारे के सारे हैंडरिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छी राइटिंग में हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। जिन बच्चों को कोरियर से मंगवाने हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके 4-5 बुकलेट में पूरे के पूरे सेट्स होते हैं ये। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय उदारवाद की, जिसको आप लोग क्लासिकल लिबरल बोलते हैं। शास्त्रीय उदारवाद या फिर क्लासिकल लिबरल, शास्त्रीय उदारवाद या क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसकी विशेषताएं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि इसमें व्यक्ति की प्राथमिकता पर बल दिया जाता है। जो शास्त्रीय उदारवाद है इसमें व्यक्ति की प्राथमिकता पर बल दिया जाता है, यानी प्राइमरी जो है वो व्यक्ति को माना जाता है। व्यक्ति जो है वो प्रथम है, बाकी सारी चीजें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और गौण में आ जाती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि सीमित और संवैधानिक सरकार, जो हमने डिस्कस किया कि सीमित और संवैधानिक सरकार हो, संवैधानिक सरकार हो बट सीमित हो,
व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर उसका कोई नेगेटिव असर ना पड़े। अगर व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं हैं वो बाधित होती हैं तो फिर वो सरकार इनको नहीं चाहिए। संवैधानिक सरकार चाहिए बट सीमित चाहिए, लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इनको चाहिए। तीसरी विशेषता इसकी है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था इनको चाहिए। बाजारवादी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली जब पूंजीवाद को जन्म दिया, बाजारवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को इन लोगों ने पक्ष में ये लोग खड़े हो गए, तो ऑटोमेटिकली बाजारवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गई। और चौथी चीज है, व्यक्ति की प्राथमिकता के कारण राज्य सरकार समाज निर्मित है। व्यक्ति की भलाई का अर्थ है समाज की भलाई। इन लोगों ने ये कह दिया कि व्यक्ति की भलाई जो है वो समाज की भलाई मानी जाएगी। तो अगर एक एक व्यक्ति की भलाई की बात होगी तो ही समाज की भलाई होगी, और समाज जो है वो इसकी एक मेन विशेषता मानी जाती है। तो ये भी आपको देखना है। उसके बाद एक और पक्ष आता है, वो आता है आधुनिक उदारवाद, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, या फिर जो मॉडर्न लिबरल लोग हैं वो किस चीज को सोचते हैं। परंपरागत तो हमने पढ़ा, अब हम मॉडर्न की बात करते हैं, जो खास करके रिवाइज्ड होकर आया है, जो एक नया स्वरूप आया है जिसमें अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। उसमें हम क्या देखते हैं, जेएस मिल ने परंपरागत उदारवादी विचारों में संशोधन कर दिया। जो परंपरागत उदारवादी विचार थे, जो बेंथम और लोग को ज्यादा सूट करते थे, जो किसको ज्यादा सूट करते थे, बेंथम को ज्यादा सूट करते थे और जॉन लोक को ज्यादा सूट करते थे, उसमें जेएस मिल ने कुछ परिवर्तन कर दिए, कुछ संशोधन कर दिए, और इसी को संशोधित या फिर आधुनिक उदारवाद कहा जाता है। जो आधुनिक उदारवाद है या जो संशोधित, इसको संशोधित भी बोल सकते हैं, ये रिवाइज्ड भी बोलते हैं, याद रखिएगा, रिवाइज्ड भी बोलेंगे और मॉडर्न भी बोलेंगे। तो रिवाइज्ड या मॉडर्न यानी संशोधित या आधुनिक उदारवाद वो है जो परंपरागत उदारवाद होता था, बेंथम और लोक का समर्थन वाला, उसमें जीएस मिल ने कुछ परिवर्तन कर दिए, जिसको अब लोग संशोधित और आधुनिक उदारवाद हम मानते हैं। अब जीएस मिल ने पुलिस राज्य की अवधारणा को बदलते हुए कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन किया। पहले क्या होता था, पुलिस राज्य की अवधारणा होती थी, पुलिस स्टेट का कंसेप्ट होता था। अब इसने बदल दिया और अब क्या आ गया, कल्याणकारी राज्य, जिसको इंग्लिश में आप लोग वेलफेयर स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेलफेयर स्टेट बोलेंगे। जो पहले होता था, जो परंपरागत उदारवाद था, उसमें पुलिस राज्य की अवधारणा होती थी, एक प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तानाशाही होती थी। अब यहां पर बात किसकी आ गई, वेलफेयर की आ गई, कल्याण की आ गई। यहाँ जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वो वेलफेयर होगा, सबका चहुमुखी विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, संसार, सबका विकास और हर तरीके का विकास होगा। तो इसलिए कल्याणकारी स्टेट होगा, और कल्याणकारी में कल्याण के सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास की बातें ज्यादा की जाती हैं। तो एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी। अब इसके में कई बार चीज क्या आती है, कई बार वो चीज देख लेते हैं, मैं आपको हैंड रिटन वाले नोट्स में भी दिखा देता हूं। जेएस मिल ने शास्त्रीय उदारवादी विचारों में संशोधन किया, इसलिए इसे आधुनिक संशोधित उदारवाद भी कहा जाता है। मिल ने पुलिस राज्य की अवधारणा को परिवर्तित करते हुए कल्याणकारी राज्य के विचार का यहाँ पर समर्थन किया है। अब क्वेश्चन आता है कि जो आधुनिक उदारवाद है, जो संशोधित उदारवाद है, जो कल्याणकारी राज्य का उदारवाद है, उसकी क्या क्या उसके अनिवार्य कार्य। देखो, कुछ कार्य होते हैं अनिवार्य, जिनको आप लोग कंपलसरी बोलते हो, कुछ होते हैं वॉलेंटरी, जिनको आप लोग स्वैच्छिक बोलते हो। तो जेएस मिल ने राज्य के कुछ अनिवार्य कार्य बताए हैं, किसमें, आधुनिक उदारवाद में। सबसे पहला है उसका कानून बनाना। वो कहते हैं कि जो राज्य का जो अनिवार्य कार्य है वो कानून बनाना है, नियम और कानून बनाना है। राज्य नियम और कानून बनाएगा और उन नियमों और कानूनों को लागू करने की, उनको पालन करने की पूरी जिम्मेदारी भी उठाएगा, और जनता से भी निवेदन की जाती है कि वो राज्य के द्वारा बनाए गए नियम, कानून और कायदों को स्वेच्छा से उनका पालन करेंगे। दूसरी जो विशेषता है, जो अनिवार्य कार्य है राज्य का जेएस मिल के अनुसार, वो है बाहर आक्रमण से सुरक्षा, यानी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा। जेएस मिल कहते हैं कि राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि किसी भी बाहरी आक्रमण से वो अपनी जनता की, समाज की सुरक्षा करे। अगर किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है तो उसमें अपने राज्य की जनता की सेवा, सुरक्षा करना, ये भी राज्य का अनिवार्य कार्य है, कंपलसरी में आता है, आप इसे बच नहीं सकते हैं।
और तीसरा वो कहता है समझौते की स्वतंत्रता। इसमें भी वो कहता है कि समझौते की स्वतंत्रता जो है वो भी एक राज्य का अनिवार्य कार्य माना जाता है। इसको आप लोग शुरू शुरू से लेकर लास्ट तक ये 3-4 जो कार्य हैं वो जीएस मिल ने राज्य के अनिवार्य कार्य बताए हैं। फिर आता है स्वैच्छिक कार्य, जिनको आप लोग वॉलेंटरी फंक्शंस बोलते हो। वॉलेंटरी फंक्शन में क्या है, ये वो होते हैं जो राज्य अपनी इच्छा से करता है, जिसके लिए कोई कंपल्सन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट हाँ राज्य वेलफेयर के लिए काम करता है। क्योंकि आप हमारे देशों में भी देखोगे ना, वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब है जिनसे फायदा हो या ना हो बट वो विकास के लिए काम करने होते। जैसे आप देखोगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल बनाती है, लाखों रुपए की सैलरी दे करके टीचर्स रखती है, और सरकार को उससे इनकम क्या होती है, किसी की 20 रुपए फीस, किसी बच्चे की 30 रुपए फीस। जितनी स्कूल के बच्चे सरकारी में फीस देते हैं उतने का तो मिड डे मील पे लग जाता है, या फिर एक टीचर सैलरी ले जाता है। बाकी सारा क्या है, वेलफेयर कार्य है, जिसमें सरकार को पैसा लगाना ज्यादा होता है, इनकम ना के बराबर होती है। सरकारी हॉस्पिटल आप देख लीजिए, 5-5 रुपए की पर्ची कटती है और दवाइयां फ्री होती हैं, डॉक्टर बैठते हैं, एम्बुलेंस होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये इसलिए इसमें स्वेच्छा से ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये वेलफेयर होते हैं। वेलफेयर तभी बोलोगे जब आप स्वैच्छिक कार्य होंगे। जैसे शिक्षा देना है, राज्य का एक स्वैच्छिक कार्य ये है कि वो अपनी जनता को शिक्षित करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शिक्षित करे, और शिक्षा की क्वालिटी भी उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। उत्तम, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कागजों में आपने एजुकेट नहीं करना है, आपने एक उत्तम क्वालिटी की और शिक्षा लोगों को देनी चाहिए। दूसरा है वृद्धों को पेंशन, जो वृद्ध है, बेसहारा है, उनको पेंशन देने की जिम्मेदारी भी राज्य के स्वैच्छिक कार्य में आती है। और तीसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल्स वगैरह के जिनका मैं भी डिस्कस कर रहा था, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, वो भी देना राज्य के स्वैच्छिक कार्यों में आता है। वो चाहिए उसको कि वो अपने राज्य की जनता को, अपने देश की जनता को हेल्थ फैसिलिटीज दे। जो लोग बीमार हैं उनका इलाज करे, जो लोग कमजोर हैं उनको न्यूट्रिशन की व्यवस्था करे, जिन बच्चों को खाना पानी टाइम से नहीं मिल रहा है उनके लिए भोजन की व्यवस्था करे। यानी कि हेल्थ फैसिलिटी में आप लोग हर चीज को काउंट करते हो। और चौथी चीज इसमें है श्रमिकों को न्यूनतम काम के घंटे, जो मजदूर हैं उनको कम से कम जो काम के घंटे हैं वो निर्धारित जरूर हो जाएं, न्यूनतम काम के घंटे उनके निर्धारित हो जाए, मजदूरी वगैरह उनको अच्छे से मिलने लग जाए, ये बोला जाता है। तो ये चीज आपको, ये राज्य के स्वैच्छिक कार्यों के अंदर काउंट होते हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, राज्य के स्वैच्छिक कार्य हों या फिर राज्य के अनिवार्य कार्य हों, दोनों को आपको एक साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। एक ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद इंग्लैंड के उदारवादी जो विचारक है ग्रीन, उन्होंने कहा है कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है और यह बाधाओं को बाधित करती है। आप सोचिए, कुछ लोग आपको आगे मिलेंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, लेकिन यहां बात क्या हो रही है, यहां हो रही है कि राज्य जो है वो एक आवश्यक अच्छाई है। और वो अच्छाई क्यों है, क्योंकि जो बाधाएं हमारे सामने आती हैं उनको ये बाधित करती है। या पॉइंट समझ में आया ना, कि ग्रीन कहता है कि राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, हमारे ऊपर जो राज्य है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे ऊपर जो बाधाएं आती है ना वो उनको बाधित करता है, वो उनको रोक लेता है, हमारे तक उनको आने नहीं देना, अपने लेवल पर उनका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, उनको दूर करता है। तो इसलिए ग्रीन के अनुसार राज्य जो है वो आवश्यक अच्छाई है। अब यह क्वेश्चन आएगा, राज्य एक आवश्यक अच्छाई है, ये कथन किसका है, या निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जो इसको वो एग्री करता है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो आपका आंसर ग्रीन आ जाएगा। एक इस चीज को भी आपको देखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस व्यवस्था के दौरान समुदाय को क्या प्राथमिकता दी जाती है। ग्रीन जो है वो पहले उदारवादी हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप में माना है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। जो ग्रीन है वो पहला ऐसा उदारवादी है जिसने ये माना है कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। एक तो ये चीज आपको याद रखनी है, ग्रीन पहला उदारवादी है जिसने ये माना कि मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उन्होंने कहा कि समाज में सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। और ये उसने किस में कहा, अपनी बुक पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इसलिए राज्य के द्वारा
वंचित वर्णों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उदारवादी विचार आम जनता का विचार बन जाएगा। यानी उसका कहना था कि सब लोग एक समान नहीं है, सब लोग एक समान नहीं है, और अगर एक समान नहीं है तो जो वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, चाहे वो सामाजिक लेवल पर वंचित हो, चाहे वो आर्थिक लेवल पर वंचित हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पर वंचित हो, उनके लिए विशेष प्रावधान किया जाए। और अगर उनके लिए हम विशेष काम कर देंगे तो जो बाकी वर्ग है उसके बराबर वो आ जाएंगे, और इससे जो उदारवाद है वो आम जनता का विचार बन जाएगा। जनता उसको समझेगी, जनता को उसके फायदे नजर आएंगे, और वो आगे जाकर के कॉमन विचारधारा बन जाएगी। उसके बाद एक तो ये चीज आपको इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब उसके बाद कल्याणकारी जो राज्य है उसका एक व्यावहारिक रूप, क्योंकि यहां पर हम कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ गए हैं। अब वेलफेयर स्टेट की बात होने लगी उदारवाद में, अब वेलफेयर स्टेट हो गया तो फिर कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य का आपने प्रैक्टिकल पक्ष देखना है। प्रैक्टिकल कागजों में तो बहुत कुछ है, विचारधारा बड़ी सुंदर नजर आती है, लेकिन व्यवहार में उसका क्या रूप दिख रहा है वो चीज आपको देखनी है। अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य के व्यवहारिक पक्ष की, तो दो जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक तरफ इंग्लैंड, जिसने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर दिया वेलफेयर स्टेट में, एक आपको इंग्लैंड दिखेगा जिसने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जोर दिया। इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें निजी सार्वजनिक भागीदारी पर बल दिया गया। इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिससे निजी सार्वजनिक, निजी यानी प्राइवेट, सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट भागीदारी पर जोर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को शक्तिशाली बनाया गया। दूसरी तरफ एक पक्ष आता है अमेरिका का। अमेरिका ने किसको फॉलोवर किया? अमेरिका ने प्रगतिशील करारोपण पर जोर दिया, जिसको आप लोग प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर जोर दिया कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए टैक्सेशन पर जोर दिया, ताकि इकट्ठा पैसा हो और उसको जनता के, समाज के विकास पर लगाया जा सके। तो कल्याणकारी जो राज्य है उसके व्यवहार में दो पक्ष हैं। एक पक्ष आता है इंग्लैंड की तरफ, दूसरा पक्ष झुकता है अमेरिका की तरफ। इंग्लैंड ने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया, जिसमें प्राइवेटलाइजेशन पर गवर्नमेंटलाइजेशन, यानी दोनों का मिला जुला असर हो और प्राइवेट सेक्टर को मजबूती मिल जाए। बल्कि अमेरिका ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पर जोर दिया, जिसको आप लोग प्रगतिशील करारोपण के रूप में मानते हैं, देखते रहे हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो सारे का सारा जो मामला आगे बढ़ा है वेलफेयर स्टेट का, इसमें आपको तीन कैटेगराइजेशन में आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक तरफ आपको दिखेगा सोशलिस्ट स्टेट, दूसरी तरफ दिखेगा वेलफेयर स्टेट, तीसरी तरफ दिखेगा फासिस्ट स्टेट। अब सोशलिस्ट स्टेट में और वेलफेयर स्टेट में अगर आप गिनती देखेंगे तो सोशलिस्ट में सारे के सारे समाजवादी राज्यों की बात हो रही है, वेलफेयर स्टेट में कल्याणकारी राज्य की बात हो रही है, और फासिस्ट स्टेट में फांसीवादी राज्यों की बात हो रही है। अब देखिए अंतर देखिएगा तीनों में, खास करके जो अंतर दिखेगा वो इन दोनों में बहुत ज्यादा दिखेगा, ये तो सबसे अलग है ही है। सोशलिस्ट स्टेट में क्या है? सोशलिस्ट स्टेट में सबसे पहली चीज है कि यहां पर वन पार्टी होती है। सोशलिस्ट स्टेट में आपको वन पार्टी की विचारधारा मिलेगी, लेकिन वेलफेयर स्टेट में मल्टी पार्टी की विचारधारा मिलेगी। सोशलिस्ट स्टेट, जिसको रियल में उस समय लिबरल माना गया, वहां पर वन पार्टी व्यवस्था, एक ही पार्टी होगी, और वेलफेयर में आपको मल्टी पार्टी, बहु पार्टियों की व्यवस्था दिखेगी। जबकि सोशलिस्ट पार्टी में ड्यूटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के अंदर लिबर्टी और राइट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। नोट दिस पॉइंट, ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। जहां पर सोशलिस्ट स्टेट की बात हो रही है, एक ही पार्टी होगी और कर्तव्यों के ऊपर ज्यादा जोर है, बल्कि वेलफेयर स्टेट में पार्टियां बहुत ज्यादा होंगी और स्वतंत्र, लिबर्टी और राइट, खास करके स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बातें होती हैं। उसके बाद सोशलिस्ट जो स्टेट है वो स्टेट और सोवर्जिनिटी की बात ज्यादा करता है, राज्य की और सार्वभौमिकता की बात होती है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के अंदर इंडिविजुअल बात होती है,
यहाँ पर बात किसकी हो रही है? व्यक्तिगत की बात हो रही है, इंडिविजुअल बात हो रही है, निजी बात हो रही है। तो ये चीज आपको देखना है। सोशलिस्ट स्टेट के फेवर में अगर आप जाएंगे तो विशेषताएं क्या क्या है? वन पार्टी होगी, ड्यूटीज कर्तव्यों की बात होगी, स्टेट और सोवर्जिनिटी के पक्ष में होगा। वेलफेयर स्टेट में पार्टियां मल्टीपल मल्टीपल होंगी, लिबर्टी और अधिकारों की बात होगी, और यहाँ पर इंडिविजुअल का पक्षधर होगा ये। और जहां तक बात फासिस्ट स्टेट की है, फासिस्ट स्टेट में फांसीवादी वेलफेयर होगा, फांसीवादी वेलफेयर होगा, फैसिडवादी कल्याणकारी होगा, फांसीवादी वेलफेयर या फिर फांसीवादी कल्याणकारी होगा। ये आपका फासिस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये इस तरीके से आपको जो है वो इस विचारधाराओं को लेकर चलना है। हमने पहले उदारवाद के बारे में समझने की कोशिश की, फिर परंपरागत उदारवाद, क्लासिकल उदारवाद क्या था वो हमने देखा। उसके बाद हमने जो सुधरा हुआ उदारवाद है, जिसको आधुनिक उदारवाद बोलते हैं, संशोधित उदारवाद बोलते हैं, उसके बारे में बात की। उदारवाद में बाजार कितना इंपॉर्टेंट है, समाज कितना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को कैसा शासन चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, कानून कैसा चाहिए, ये हमने देखा। राज्य के अनिवार्य कार्य क्या हैं और राज्य के स्वैच्छिक कार्य क्या हैं वो हमने देखने की कोशिश की। और फिर सोशलिस्ट स्टेट कैसा होता है, वेलफेयर स्टेट कैसा होता है, फासिस्ट स्टेट कैसे होते हैं, इन चीजों के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ चीजें देखने को मिली होंगी, क्योंकि हम भी ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जितना फायदा एग्जाम्स को लेकर हो पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम होता है, बहुत सारे एग्जाम समय समय पर आपके सामने आते हैं, और सारे एग्जाम्स के बारे में आपको कम से कम पता जरूर होना चाहिए। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं केवीएस की, डीएसएसबी की, एनवीएस की, यूजीसी नेट की, सीटेट की, रीट की, हरियाणा टेट की, या जितने भी एचसीएस की, यूपीएससी की, तो आप लोग अपना नाम, अपने एग्जाम का नाम, सिटी का नाम और सब्जेक्ट का नाम लेकर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको हर प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठकर तैयारी करें, क्योंकि लेक्चर्स तो हम लोग बना ही रहे हैं, अगर आप चाहते हैं घर बैठकर तैयारी करें तो आप लोग नोट्स को कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पर मंगवा सकते हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग वीडियोस बना देंगे। अब समय है सेल्फ स्टडी का, घर बैठकर तैयारी करने का, क्योंकि चीजें हमें ऑनलाइन सब मिल रही हैं, न कहीं जाना है, न बड़े शहरों में रहना है, न बड़े शहरों के पीजी लेकर के, रूम लेकर के वहां खर्चा करना है, न भागदौड़ में घुसना है, न पॉल्यूशन में घुसना है। अपने घर बैठिए, इंटरनेट हर जगह है, शांति से पढ़िए। जितना समय आप अपनी स्टडी को देंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब भी एग्जाम आएगा सिलेक्शन के आप हकदार रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।